तीनों स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद कर लें और अपने आप पर आयतल कुर्सी पढ़कर हिसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो वे बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती और अपनी बातें सुनने लगती। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, अगर कहानी आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर अपलोड करिएगा। हाँ, लेकिन इस कहानी का पार्ट 1 बोल कर शेयर करना। कहानी शुरू करने से पहले मैं सब कहानी सुनने वालों को सलाम कहता हूँ और सबको आयतल कुर्सी का मशवरा देता हूँ। तो अदनान भाई, मेरा नाम अहमद है। मैंने अभी अभी आपके चैनल पर कहानियाँ देखना शुरू किया। ये कहानी अगस्त 2023 की और अब इसको 1 साल हो गया। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे साथ मेरे बचपन का दोस्त अजहर भी है। मैं तेलंगाना में रहता हूँ। मुझे मेरे बॉस का फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत लंबा सफ़र करने जाना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि अपने साथ अजहर को भी लेकर जाऊंगा। मेरे बॉस ने कहा ठीक है। सुबह सवेरे 4 बजे मैं और मेरा दोस्त अजहर घर से निकल गए बॉस के ऑफिस के लिए। हम पूरी तैयारी करके घर से निकले। फिर ऑफिस में दाखिल होने के बाद बॉस ने कहा कि तुम्हें महाराष्ट्र से होते हुए दिल्ली जाना है। इन्होंने ट्रक की सारी ज़रूरियात के लिए पैसे भी दिए थे और हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी पैसे दिए थे। फिर हम 30 मिनट तक ट्रक की सारी ज़रूरियात का सामान चेक कर वहाँ से ट्रक लेकर निकल गए। अब हम महाराष्ट्र से जा रहे थे तो हमें कोई मसला नहीं आया। काफ़ी घंटे जंगलों से गुजरे हम और रास्ते में एक होटल पर खाना वगैरह खाकर वापस अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गए। ऐसे ही चलता रहा और हम सुकून से महाराष्ट्र पहुंच गए। फिर वहां हम ट्रक का ऑर्डर देकर वहां से थोड़ी दूरी पर एक होटल में आराम करने चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। अगले दिन हम वहां से निकल गए दिल्ली के लिए। अब रास्ते में हमने कई घंटों का सफ़र किया और हम थक गए। तो अजहर ने मुझसे कहा कि अहमद, यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता जो घने जंगल से गुजरता है। मैंने अजहर से कहा कि अजहर, ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। बॉस ने जहाँ जहाँ से बोला है बस वहीं से जाएंगे और कहीं से नहीं। लेकिन अजहर ने मेरी बात ना मानकर गाड़ी वहाँ से ले ली, इन घने जंगलों से। मैंने उससे कहा कि देख भाई, अगर आगे चलकर रास्ता बंद हुआ तो वापस आने में देर हो जाएगी और हम लेट हो जाएंगे। इसने कहा नहीं, मुझ पे छोड़ दे, मैं कर लूँगा। मैंने इसे कहा कि अगर कुछ हुआ तो मैं बॉस को तेरा नाम बताऊंगा कि तू ही यहाँ से लेकर आया है। इसने कहा ठीक है, इन्हें मेरा नाम बता देना। लेकिन जब इसने वो रास्ता लिया तो रात के 11 बज रहे थे। हमको हमारी हेडलाइट्स के अलावा और जंगल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अदनान भाई, कुछ भी नहीं। बस हम इतना ही देख सकते थे कि जितना दूर तक हमारी रोशनी जा रही थी। अब उस जंगल के रास्ते में हमें थोड़े बहुत गांव की झलक मुश्किल से नजर आई। फिर आगे चलकर एक कच्चा रास्ता शुरू हुआ। मैंने अजहर से कहा कि अजहर, गाड़ी रोक। अजहर ने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, बस गाड़ी रोक। इसने गाड़ी रोक दी। कच्चा रास्ता जहां से शुरू हुआ था, हमने 10-12 कदम के फासले पर गाड़ी रोक दी। अब मैंने गूगल मैप में वो रास्ता देखा। तकरीबन वो रास्ता 64 किलोमीटर का था, सिर्फ इस जंगल का रास्ता। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, कुछ वजूहात की बिना पर। अब मैंने अजहर के साथ बहस शुरू कर दी कि कच्चा रास्ता है, गाड़ी में वजन है और गाड़ी भगा नहीं सकते, क्या करें? वापस जाएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे। तो अजहर ने कहा तू गाड़ी में बैठ, मैं जल्दी से निकाल लूंगा। मैंने कहा कि बस अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि मुझे कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाने का अच्छा तजुर्बा है। फिर अजहर ने कहा कि अब 5 मिनट रुक जाओ, फिर जाएंगे। मैंने कहा क्यों? तो इसने कहा कि मुझे थोड़ा हल्का होना। मैंने कहा कि ठीक है, मगर जल्दी। अब मैंने सोचा कि मैं भी खुद को थोड़ा हल्का कर लूं। हम दोनों बारी बारी जाकर हल्का होकर आ गए। अब अजहर से मैंने पूछा तहारत है क्या या तोड़ दी? तो इसने कहा वो तो पहले से ही नहीं थी। मैंने कहा कि तू कभी नहीं सुधरेगा। बहरहाल हम गाड़ी लेकर वहां से उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़े। अब हमें क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद
हमारे सामने बच्चे आ गए। मैंने अजहर को कहा अजहर, तो उसने देखा और कहा अहमद, बच्चे इस वक्त और ऐसी जगह पर। वो हमारे रास्ते पर आकर ऐसे नाच रहे थे जैसे हमारा ही इंतजार था उनको। फिर हमने उनके सामने गाड़ी लाकर रोकी और उनसे पूछा, बच्चे आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप लोग गुम हो गए हो या फिर यहीं आसपास में घर है तुम्हारा? उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। तो उन बच्चों को शायद कोई घर वाले या अम्मी अब्बू झाड़ियों में छुपे हुए थे। फिर सब उस रास्ते पर आ गए। उन लोगों के कद बहुत बड़े थे और उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे। वो 20 से 25 लोग थे। हम उन सब बच्चों को गोद में लेकर खड़े हो गए। अदनान भाई, हम खौफ से पसीना पसीना हो गए कि क्या बताऊं। उनकी हाइट एक आम इंसान के मुकाबले में काफी बड़ी थी। एक बूढ़ा शख्स हमारी ट्रक के करीब आया और कहा, नीचे उतरो। मैंने उनसे कहा, देखिए, आप अगर कोई लुटेरे हैं तो हम माजरत चाहते हैं। हमें हमारा माल जल्द पहुंचाना है, इसलिए हम इस रास्ते से आए। तो वो बूढ़ा शख्स हमें बोला, बेटे तुम नीचे उतरो। मैंने कहा, नहीं। नान भाई, गाड़ी अंदर से लॉक थी और इस बूढ़े का सर काफी ऊपर था। उसकी हाइट भी ऐसी थी। फिर वो गुस्से में आकर ऐसे चिल्लाया और कहा, नीचे उतरो। उसने इतनी बुरी तरह कहा कि मेरे और अजहर के कान फटने लगे। उसकी आवाज 10 से 15 बार गूंज रही थी उस जंगल में। मैंने जान बचाने का सोचा और अजहर ने कहा, अहमद उतर जा, जो भी होगा देख लेंगे। तो हम नीचे उतर गए। फिर उस बूढ़े ने मेरे कांधों पर हाथ रखकर कहा, बेटे हमें यहां से जाना है। हम शादी में आए थे, यहां से थोड़ी दूर में ही हमारा गांव है। तो अजहर ने कहा, गाड़ी में जगह नहीं है, आप पैदल सफर कर लें। तो उस बूढ़े ने और इसके साथ सारे लोगों ने भयानक हंसना शुरू कर दिया। उस हंसी से हमें इतना पसीना आया कि हमारे कपड़े पूरे गीले हो गए। फिर मैंने सोचा कि शायद उनको लिफ्ट चाहिए। मैंने कहा कि मुझे और मेरे दोस्त को अकेला छोड़ दो, हमें कुछ बात करनी। उसने कहा, ठीक है तुम। तो हम अकेले आए और फिर अजहर ने कहा कि अहमद, इनको जहां जाना है वहां छोड़ देंगे और निकल जाएंगे। थोड़ी परेशानी तो होगी। और लगभग आधा ट्रक खाली था हमारा। तो मैंने सोचा, देखो ट्रक के अंदर सामान है, अगर इन लोगों ने हमें लूट लिया तो अजहर ने कहा कि काम करो, बॉस को फोन लगाओ। तो मैंने अपना फोन निकाला तो उसमें नेटवर्क नहीं था। अजहर का फोन थोड़ा हाई फ्रिक्वेंसी वाला 5G है, मेरा तो पुराना है, तो इसके फोन में नेटवर्क था। तो हमने बॉस को 3 से 4 फोन लगाए, पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 3 बज चुके थे तो हमने उन लोगों से कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हम लोगों को अलग अलग रास्ते में छोड़ना। मैंने कहा, ठीक है। अदनान भाई, गाड़ी में उन सबको बिठाकर हम गाड़ी के, एक बात बड़ी घबराने वाली थी। वो अपनी आंखें बंद ही नहीं कर रहे थे, यानी उनकी पलकें झपक ही नहीं रही थी और बस हमें घूरे जा रहे थे। जैसे तैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। आपको बता दूं, गाड़ी 20 से 30 की स्पीड के ऊपर जा नहीं रही थी। इतना लोड हो गया था जैसे गाड़ी में लोहे का सामान या उससे वजनी कोई चीज हो। अब मैंने गाड़ी को फुल एक्सीलेटर दे दिया था। अब हुआ ये कि आगे जाकर बारिश भी शुरू हो गई और चलते चलते हमारी गाड़ी के पीछे दोनों टायर गड्ढे में फंस गए। पहले गियर पर गाड़ी अपना दम दिखा देती है, ये बात सभी जानते हैं। तो पहले गियर पर भी गाड़ी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि कीचड़ था और बारिश भी। तो वो बूढ़ा शख्स गाड़ी से उतरा और कहा, क्या हुआ बेटे, गाड़ी में दम नहीं है क्या? हमने कहा, सबको उतरना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी ज्यादा वजन की वजह से आगे नहीं बढ़ रही। बूढ़े आदमी ने कहा, जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ, और वो पीछे चला गया। अजहर ने कहा, यहाँ गाड़ी कुछ नहीं कर रही, ये क्या करेगा? लेकिन इतने में हमारी गाड़ी पीछे से हवा में उठ गई। जैसे ही मैंने अजहर को कहा, जल्दी जाकर देखो क्या हुआ, तो अजहर उतर कर पीछे की तरफ गया और वो मुझे साइड मिरर में दिखाई दे रहा था। जैसे ही अजहर ने वहां कुछ देखा, वहीं बेहोश हो गया। उसको बेहोश होते देख मैं गाड़ी से उतरा और अजहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं अजहर के पास पहुंचा, उस बूढ़े आदमी ने अपने दोनों हाथों से पीछे से ट्रक को उठाकर
उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि क्या बताऊं। फिर मैं जल्दी से अजहर को ट्रक में ले आया। वो पूरी तरह भीग चुका था और मैं भी। अजहर को उठाने की कोशिश की मगर मैं नहीं उठा पाया। फिर मैं आयतल कुर्सी पढ़कर वहीं बैठा रहा बगैर कुछ कहे। बूढ़ा आदमी आया और बोला, अब तो चलो, हमें घर जाना है। मैंने डरते डरते कहा, जी 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 हाँ, चलता हूँ। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और निकला। काफी घबरा गया था। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैंने अल्लाह का नाम लिया और वहां से गाड़ी चलाना शुरू की। 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के अंदर लोग गाड़ी बजाने लगे अपने हाथों से। मैंने गाड़ी रोकी और 4 लोग उतर गए। फिर पीछे से बूढ़े आदमी ने कहा, चलो। मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। इस तरह सारे लोग उतरते गए सिवाय उस बूढ़े आदमी के। मेरा दोस्त अजहर अब तक बेहोश था। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि क्या बताऊं। फिर उसने पूछा, तुम दिल्ली जा रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ। आपको कैसे पता? तो उसने कहा, मुझे सब पता है। फिर उसने अपने हाथ पीछे की तरफ किए और मुझे एक डब्बा दिया और कहा, ये देखो, ये खाओ और चले जाओ। मैंने इसे चुपचाप लेकर अपने केबिन में रखा और बाहर आया तो वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। मैं घबरा गया और डर के मारे वापस केबिन में आया, पानी पिया और फिर अजहर के मुंह पर पानी मारकर उसे जगाया। वो होश में आया और चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, भाई कुछ बोलो, कुछ तो बोलो जिससे मुझे सुकून मिले कि तुम ठीक हो। इसने मेरी तरफ देखा और फिर से बेहोश हो गया। फिर मैं केबिन से बाहर आया और पीछे जाकर सामान चेक करने में मसरूफ हो गया। सारा सामान ठीक था। वापस मैं केबिन में आया तो पेट्रोल खत्म हो चुका था। शुक्र है हम तैयारी के साथ आए थे। मैंने पेट्रोल का कैन लिया और पेट्रोल भरने में लग गया। पेट्रोल भरते भरते अजहर की आवाज आई, अहमद कहाँ है? अहमद कहाँ है? अहमद। मैं खुश हुआ कि वो होश में आया। मैं कैन वहीं रखकर उसके पास गया और उसे खाना खिलाया जो उस बूढ़े आदमी ने दिया था। वो चावल थे और इसमें कुछ गोश्त था। वो खाना इतना लजीज था, उसका जायका अब तक मुझे याद है। फिर खाना खाने के बाद हम दोनों इतना मजबूत महसूस कर रहे थे जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं। खैर, फिर मैंने पेट्रोल डालकर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। रास्ते में अजहर ने पूछा, अहमद वो कौन थे? मैंने कहा, शायद कोई दूसरी मखलूक अल्लाह की, जो कि अच्छे थे, अपने साथ कुछ बुरा नहीं किया, बस इन्हें मदद चाहिए थी अपनी, और कुछ नहीं। मगर अदनान भाई, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। हमारे साथ तो इतना बुरा होने जा रहा था, हमने गुमान भी नहीं किया था। बहरहाल फिर अजहर के फ़ोन पर कॉल आई, बॉस की। हमने कॉल उठाई तो उसकी आवाज़ बहुत बारीक हो रही थी। हमने एक जगह गाड़ी रोकी और इन्हें सब कुछ बताया। फिर बॉस ने हम पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मेरे से पूछे बगैर तुम वहां से क्यों गए? आइंदा सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे भरोसे पर गाड़ी दूं या ना दूं। आपको बता दूं कि जो सामान हमारे ट्रक में था वो 2 करोड़ का था। अब क्या था वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, कोई गलत सामान नहीं था, क्योंकि मुझे हलाल हराम का फ़र्क पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, बाद में जैसे तैसे हमने वो जंगल पार कर लिया। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक होटल मिला। हमने बॉस को कॉल करके बताया कि हम आराम कर रहे हैं, सुबह 7 या 8 बजे वापस निकल जाएंगे। इन्होंने कहा, ठीक है, पर माल पहुंचा देना। फिर हम उस होटल में ठहरे, खाना वगैरह खाकर वहां से 7:30 बजे निकल गए। वहां से सब नॉर्मल हो गया था। हम वक्त पर दिल्ली पहुंच गए। करीब 5 बज चुके थे। कभी अजहर ने ड्राइव किया और मैंने आराम किया, और कभी मैंने ड्राइव किया तो उसने आराम किया। ऐसा करते करते हम शाम 5 बजे तक पहुंच गए। वहां पर आराम किया। फिर रात में 10 बजे खाना वगैरह खाकर और ट्रक को अच्छी तरह चेक करके वहां से निकल गए। वापसी में जो कुछ हुआ वो मैं आपको मेरे अब्बू से पूछ कर बता दूंगा, क्योंकि इन्होंने फिलहाल मना किया था। लेकिन अब 1 साल हो गया, मैं कोशिश करूंगा वो मुझे बता दें। तो ये थी मेरी कहानी। आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर अपलोड करना पार्ट 1 करके। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं और अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, तो बताना चाहूँगा, ये अधूरी स्टोरीज मत मुझे भेजा करें प्लीज़। भेजें तो कंप्लीट भेजें। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ।
अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं गूंज औरंगज़ेब हूँ। शायद आपको याद हो कि कुछ अर्सा कबल मैंने आपसे अपने घर की कहानी शेयर की थी। हाल ही में हमारे घर में कुछ वाक़यात हुए हैं। मैंने अपनी पिछली कहानी में अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताया था। मेरी वालदा का ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान से नहीं है, वो ख़ानदान से बाहर की। हाल ही में मेरे वालिदैन फरवरी के आखिर में हमारे पास रहने आए थे और जुलाई के शुरू में वापस गए। जब वो वापस गए तो हमारी खाली घर में कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। एक रात मेरी वालदा ने बताया वो एक फंक्शन से वापस आई और 2:30 से 3 का टाइम था। रात के 3:30 बजे के करीब इन्होंने हॉल में कुछ आवाज़ें सुनी। इन्होंने जाकर चेक किया तो कोई नहीं था। वो पानी पीकर वापस आकर लेट गए तो फिर से आवाज़ें आई, लेकिन इन्होंने जाकर देखा तो उस बार भी कोई नहीं था। फिर उन्हें लगा कि शायद कोई बिल्ली है, मगर दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थीं। तो वो अपनी तसल्ली करके फिर सो गई, मगर वही आवाज़ दोबारा आने लग गई, जैसे कोई बात करता है या कोई ऊपर से नीचे कूदता है। तो मेरी वालदा परेशान हो गई कि कोई छत की तरफ से आया है। डबल डोर्स हैं, तो इन्हें अंदर वाला दरवाज़ा खोल के वहाँ से आवाज़ दी कि कौन है बाहर। तो एकदम खामोशी हो गई। तो मेरी वालदा जाकर मेरे वालिद को उठाती हैं कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो अभी उठाने गई ही हैं कि दोबारा आवाज़ें आईं। तो मेरी अम्मी डर गई और फिर मेरे वालिदैन ने बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। दरवाज़ा खिड़कियां सब बंद थे। इनको थोड़ा आइडिया तो हो गया, लेकिन वो आकर सो गई। जब वो सो गए तो फिर इन्होंने आवाज़ें सुनी जैसे कोई मेज़ और कुर्सियां फेंक रहा हो। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो मेज़ और कुर्सियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। वो सब हैरान हुए और फिर वो आयतल कुर्सी पढ़कर सो गए। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये हुआ है। तो मैंने कहा कि इतने दिन घर बंद रहा है और वहाँ असरात भी हो सकते हैं, चीज़ें वापस आ गई हों। तो मैंने कहा कि कुरान पाक की तिलावत चलाएं और रात को अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लें और फिर सोएं। जुम्मे के दिन मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि दोपहर के वक्त बिजली चली गई थी और वो मास्टर बेडरूम के साथ वाले रूम में सो रही थी। तो इन्होंने दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनी। तो इन्होंने हमारी मुलाजमा शाइस्ता से कहा चेक करो जाकर कौन है। तो जब चेक किया तो कोई नहीं था। उसने आकर बताया कि कोई नहीं है, शायद कोई आया होगा तो चला गया, क्योंकि 2-3 बजे का टाइम था। इस वक्त बहुत गर्मी होती है। बाद में इन्हें मास्टर बेडरूम से शोर की आवाज़ आई और इसका दरवाज़ा धम से खुला। तो लड़की एकदम भाग कर गई कि क्या हुआ। जब इसने जाकर देखा तो उस रूम का एसी, लाइट्स और पंखा सब चल रहे थे। तो वो बहुत हैरान हुई क्योंकि वो सब बंद था। इसने आकर अम्मी को ये सब बताया तो अम्मी ने कहा कि शायद लाइट की फ्लक्चुएशंस की वजह से हुआ है। अम्मी समझ गई थी कि कोई ना कोई चीज़ है जिसने ये सब किया है, मगर इन्होंने इस लड़की को ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि ये लोग घर पे अकेले होते हैं। अम्मी अक्सर काम की वजह से बाहर चली जाती हैं, तो इनका ख्याल था कि अगर मैंने कुछ बताया तो ये डर ना जाए। तो अम्मी ने कहा कि लाइट आ गई है तो सारी चीज़ें खुद ऑन हो गई होंगी, लेकिन ये हैरान कुन था कि टीवी और उससे कैसे ऑन हो गए थे। मेरी वालदा फिक्रमंद थी उस चीज़ को लेकर। अलबत्ता टीवी और एसी खुद ब खुद चलना तशवीशनाक था। इसके अलावा एक और स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती। मेरा एक कुलीग है, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसने नाम बताने से मना किया। वो सक्खर से है, एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर उसकी जॉब भी है, बहुत वेल सेटल्ड है। इसके 6 बहन भाई हैं और पेरेंट्स हैं। तो जून महीने में इन्होंने प्लान किया और वो अपनी फैमिली के साथ कोयटा चले गए बाय रोड वेकेशंस के लिए, क्योंकि सबको छुट्टियां थी। कोयटा का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो दिन को घूमते रहे और दूसरे दिन वो लोग ज़ियारत चले गए। वहाँ घूमते रहे तो दोपहर के 2:30-3 बज गए। तो मेरा दोस्त काफ़ी थक गया, तो उसने घर वालों से कहा कि आज हम ज़ियारत ही रुक जाते हैं क्योंकि मैं गाड़ी चला कर आया हूँ तो काफ़ी थक गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस कोयटा गाड़ी चला कर जा पाऊँगा, तो हम लोग एक रात इधर ही रुक जाते हैं।
तो घर वालों ने भी एग्री किया, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा और घूमे फिरे, और जैसा कि आपको पता होगा कि नॉर्दर्न एरियाज में पूरे पूरे घर रेंट आउट किए जाते हैं, तो इस तरह इन्होंने भी वहाँ रात रहने के लिए घर ले लिया। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो मे भी आपको पता हो कि ज़ियारत में पंखे और एसी नहीं है, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है कि लोगों को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इंस्टॉल करवाने की। तो घर के ऑनर ने इनसे कहा कि हमारे पास मगरिब के बाद लाइट चली जाती है और फजर के बाद लाइट आती है, हम रात को लाइट के बगैर ही गुजारा करते हैं। इन्होंने उनको सारा घर दिखाया। लॉन था, 3 रूम्स थे, आगे एक छोटा सा हॉल और कॉरिडोर था। वहाँ वही घर था, बाकी घर उससे काफ़ी दूर दूर बने हुए थे। बहरहाल ये लोग जब आए तो उस टाइम रोशनी थी। लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर इन्होंने वहाँ बॉन फायर करने का इरादा किया। काफ़ी इंजॉय किया, लोगों ने गेम्स खेली, मगर मेरा दोस्त जाकर सो गया। इनके 2 भाई भी उनके साथ एक कमरे में सोए, जबकि इनकी बहनें और वालदा दूसरे कमरे में सो गई। तो रात के टाइम मेरे दोस्त की आंख खुली, क्योंकि इसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, और इसके बाद इसे लगा कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो जब वो उठा और इसने अपना मोबाइल उठाया तो रात का 1 बज रहा था। इस टाइम लाइट भी नहीं थी और बिल्कुल अंधेरा था। तो इसने सोचा लाइट नहीं है और आसपास घर हैं, तो शायद ये आवाज़ें करीबी घरों से आ रही होंगी। तो उसने फ़ोन रखा और दोबारा लेट गया। तो इसे फिर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आई। तो इसे समझ आ गई कि ये कोई और मामला है। इसके बाद बड़ी मुश्किल से इसने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी और वो थोड़ा डर भी गया। तो इसके बाद बड़ी मुश्किल से इसे नींद आई। तो जब सुबह के वक्त ये लोग उठे, नाश्ता वगैरह किया, उस टाइम 8:30 का टाइम था। तो उस घर के ऑनर आए कीज़ वगैरह वापस लेने के लिए। तो उन लोगों ने इनसे पूछा कि आप लोगों की रात ठीक गुजरी? तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक गुजरे। तो वो बहुत गौर से इन लोगों के चेहरे देख रहा था। इसके बाद ये जब लोग वहाँ से नाश्ता करके निकले तो इनकी वालदा ने इन्हें बताया कि रात के 3-3:30 बजे का टाइम था जब ये सब सो रहे थे। तो इनकी वालदा को बच्चों के रोने और कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से इनकी आंख खुल गई। तो वो जानती थी कि हमारे घर के आसपास कोई घर नहीं है और यहाँ भी हमारे अलावा कोई नहीं है। खिड़कियाँ दरवाजे हमने अच्छे से बंद किए हुए, तो यहाँ पर आवाज़ें किस तरह से आ रही हैं। तो वो करवट लेकर सो गई। इनकी बहनें भी डर गई थीं। तो थोड़ी देर बाद जब आंखें खोलकर उस तरफ देखा तो वहाँ पर एक काले रंग का साया था। वो एक लड़की थी और इसकी लाल आंखें थी, जो अंधेरे में भी इनको नजर आ रही थी। इन्हें अंधेरे में एंटिटी दिखी जो पूरी ब्लैक थी। तो इनकी अम्मी बहुत डर गई और इन्होंने फौरन आंखें बंद कर ली और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। और फिर पता नहीं इनको कब नींद आ गई, और जब वो दोबारा जागी तो वहाँ कोई नहीं था। और थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई। बड़ी मुश्किल से उन सब ने वहाँ रात गुजारी। तो जब ये लोग वहाँ से निकले तो इन्होंने लोगों से इस घर के बारे में पूछा। तो उनको मालूम हुआ कि जिस घर में वो ठहरे थे वो मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का साया है और वो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वो घर पूरे इलाके में इस किस्म की वाक़यात के लिए मशहूर था, और जो कोई भी वहाँ आता है उसके साथ मामलात होते हैं। तो एक मुख्तसर कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इसे अपनी आवाज़ में बयान कर सकें। अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया गूंजा, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, कैसे हैं आप? खैरियत से हो? मेरा नाम हारिस खान है और मैं ओकाड़ा से हूँ। अदनान भाई, ये वाक़या 25 जनवरी 2021 का है। मैं बहरिया टाउन लाहौर में एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था। मेरी शिफ्ट रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक होती थी। उस दिन जब मैं सो कर उठा और तैयार होकर दफ्तर गया तो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था और मेरे कंधे बहुत भारी हो रहे थे। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और बस अम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहकर दफ्तर चला गया। खैर, दफ्तर में तकरीबन 3 घंटे के बाद मुझे लगा जैसे मेरे अंदर शदीद आग लगी हुई है। जलन हो रही थी और उल्टी की कैफियत हो रही थी। मैं फ़ौरन वॉशरूम गया
और थोड़ी देर बाद वापस आकर बैठा ही था कि मेरे ठीक सामने ऑफिस मैनेजमेंट का डेस्क था और इसके पीछे एक दीवार थी। मैंने अपने मैनेजर की तरफ देखा तो उसकी सीट के पीछे से एक बोना निकलकर मेरी तरफ भागता हुआ आया और जिस तरह वो अजीब तरीके से भागता आ रहा था, उस एक बोने में से एक और बोना निकल आया। उसकी शक्ल बुजुर्ग आदमी की तरह थी और कद बहुत छोटा था। वो बोने आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे थे। उन बोनों ने मुझे उठाया और मैं सबको आवाजें दे रहा था, मगर कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था, जैसे मैं एक अलग डायमेंशन में हूं। उन बोनों ने मुझे अपने कंधों पर उठाया और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ले आए और अजीब सी जुबान में बात करते हुए मुझे मारना शुरू कर दिया। कभी मेरा बाल खींचे, कभी मेरे सीने और नाक हिस्से पर मारते और फिर इसके बाद इन्होंने मुझ पर सुसु करना शुरू कर दिया और मैं बेबस जमीन पर पड़ा हुआ था। चीखता जा रहा था मगर चीख नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मेरे कुलीग्स और ऑफिस मैनेजमेंट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए स्मोक ब्रेक के लिए और उन्होंने मुझे बेहोश पाया। जब मैं होश में आया तो जोर से रोना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनसे लड़ना शुरू कर दिया कि इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बचाना भी मुनासिब नहीं समझा। उनमें से 2 लोगों ने कहा कि तुम हमारे सामने वॉशरूम गए थे और बस उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि तुम कब आए और कब नहीं। अब ये सब उनसे बात चल रही थी कि जिस कुर्सी पर मुझे बिठाया गया था वो रोलिंग चेयर थी। उन 7-8 लोगों के दरमियान में मुझे इतनी जोर से किसी हैवी चीज का दबाव महसूस हुआ जिसने मुझे पीछे की तरफ धकेला और वो लोग जो वहां गवाह थे देख रहे थे कि ये क्या हो रहा। कभी मेरी टांगें खींची जा रही थी और कभी मुझे पीछे से खींचा जा रहा था। मेरा छोटा भाई भी वहीं करीब एक दूसरे कॉल सेंटर से फौरन मेरी इस हालत का सुनकर मेरे पास आया और मैं इसे देखकर मजीद रोने लगा। अब इसके बाद मुझे वो बोने फिर से नजर आने लगे। मैंने सबको बताया कि वो सामने से आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सिवाय कुत्ते के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे जल्दी से वहां से घर ले जाया गया और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अगले दिन मुझे ओकाड़ा मेरे होम टाउन ले जाया गया। हमारे काफी करीबी एक अंकल हैं जिनके पास ये इल्म था और वो मेरे इलाज के लिए आए। इन्होंने आते ही कुछ पढ़ना शुरू किया और मेरे अंदर पहली हाजिरी हुई। मेरी आवाज बदल गई। मेरी बहुत ही हाई पिच आवाज थी और सिर्फ यही बोली कि इसको मार देंगे। इसके बाद अंकल ने सूरह रहमान लगाई और कुछ देर के लिए हालात नॉर्मल हो गए। अगले दिन मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था और अचानक से मुझ में हाजिरी होती थी तो मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। जैसे ग्लास पास हो तो इसे हाथ से ही दबा कर तोड़ देता और इसके टुकड़ों से अपने नब्ज काटने की कोशिश करना। मुझ में इतनी ताकत आ जाती थी कि मुझे हाजिरी के वक्त मेरे 4-5 दोस्त काबू करते थे और इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अंकल उसी दिन शाम को दोबारा आए। उन आवाज़ों से पता चला कि मुझ पर जादू मेरी माँ की कज़न ने करवाया था और इन जिन्नात की तादाद 350 प्लस थी। मेरे कपड़े चल जाते थे। अब मुझे हर दरख्त से, हर वीरान जगह से आवाज़ें आने लगी, जैसे मैं जिन्नात की दुनिया के साथ कनेक्ट हो गया हूँ और इनको सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। मेरा बाकायदा इलाज हो रहा था। रोज़ाना अंकल आते, कुछ पढ़ते, हाजिरी होती, मुकालमा होता और फिर बाकायदा जिन्नात से जंग होती। जब हाजिरी होती थी तो मुझे मेरी फैमिली और मेरे बहुत करीबी दोस्त संभाल लेते थे, लेकिन मैं उस वक्त अपने दफ्तर के अंदर होता था और अजीब मंजर देखता था कि उन जिन्नात में से कुछ सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए लोग लड़ रहे हैं, इन्हें काट रहे हैं, मार रहे हैं। और जब इनमें से एक जिन मर जाता तो मेरे दफ्तर का दरवाज़ा बंद हो जाता था और बाकी बचे जिन्नात मुर्दा की मैयत की तरह लिटाकर इसके इर्द बैठकर रोते और रोते हुए इसको खाना शुरू कर देते और खाते खाते और गुस्से में आकर रोते। 350 प्लस जिन्नात की तादाद में मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मेरा वज़न 45 किलो से भी कम हो रहा था। ये सब मंजर मैं हाजिरी के वक्त देखता था, लेकिन मेरी फैमिली मुझे दर्द में तड़पता हुआ देखती थी, मेरी बदली हुई भारी आवाज़ सुनती थी और मैं बाकायदा दफ्तर में होता था, लड़ाई देखता था। मेरा ये इलाज पूरे 4 महीने चला
और आखिर में बहुत सारे जिन्नात का सरदार, जिसने अपना नाम राकेश बताया था, ये बोल कर गया कि हमें इसका सर चाहिए, हमें फलां ने भेजा और इसका सर लेकर जाना है। लेकिन हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, मेरे कबीले में से बहुत से जिन्नात मर गए हैं, लिहाजा हमें आज़ाद कर दो, नहीं तो हम मजबूर हैं, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। जनवरी से अप्रैल का आखिरी हफ्ता था जब मेरे ऊपर से ये मुसीबत ख़त्म हुई थी, और अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है, आप यकीन जाने ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और रियलिटी में मेरे साथ हुआ। अब कोई इस पे यकीन करे ना करे, बहरहाल ये मेरा एक सच्चा वाक़या था जो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। ये दोनों स्टोरीज भी आप जाकर सुन सकते हैं, ये दोनों बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। और अगर आप मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, मुझे स्टोरीज सुन रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार क्यों जुल्म कर रहे हो यार, जाके चैनल सब्सक्राइब करो। ये नीचे नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, लाइक भी कर दो। हो गया, चलो फिर अल्लाह हाफिज़।